नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में देश के जो बहादुर पुलिस पदाधिकारी रहे हैं उनकी स्टोरी भी सुनाते हैं। तो आपको पता है, अभी खबरों के पीछे में देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की श्रृंखला चल रही है और आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 372 में केपीएस गिल सीरीज की स्टोरी नंबर 13 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केपीएस गिल की सीरीज शुरू हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, किसी फ्लैशबैक में तो हम जाते नहीं हैं आजकल। आपको पता है कि केपीएस गिल का प्रमोशन हो गया, यदि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा। अक्टूबर 1974 में वे डीआईजी के रूप में प्रमोट कर दिए गए थे और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कई क्षेत्रों की। फिर अक्टूबर 1975 में वे गुवाहाटी वेस्ट रेंज के डीआईजी बनाए गए, जिधर मुख्यमंत्री का सचिवालय और तमाम वीआईपी ऑफिस या वीआईपी रेजिडेंशियल एरिया थे। देखिए, आज जो केपीएस गिल की कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को जानते वक्त मैं भी बहुत ही विस्मित हो गया। केपीएस गिल कैसे पुलिस पदाधिकारी थे और क्या क्या करते थे, उस दौरान क्या क्या संभव होता था, यह समझेंगे आज आप। देखिए, केपीएस गिल कहते हैं, उनका संस्मरण है कि जब मैं डीआईजी वेस्ट रेंज था गुवाहाटी में, तो मुख्यमंत्री सचिवालय में ही हड़ताल हो गई और जब सीएम सेक्रेटेरिएट में हड़ताल हो गई तो यह मसला पुलिस महकमा का नहीं था, लेकिन कानून व्यवस्था और हड़ताली कर्मचारी कोई भड़काऊ काम न करे, कोई दंगा न करे, इसे देखते रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। मुख्यमंत्री सचिवालय में हड़ताल, हाय तौबा। तो जो सूबे के होम मिनिस्टर थे उस वक्त, जिनका नाम रोशेखिया था, वे हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता कर रहे थे और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जो वार्ता है, जो बातचीत चल रही है, वो सफल हो जाएगी और आज रात ही सफल हो जाएगी, कल हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन होम मिनिस्टर ने यह अनुभव किया कि एक एमएलए है जिनका नाम है दुलाल बरुआ, जो बाद में मंत्री भी बने, वे हड़ताल खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके प्रभाव में हैं, बगैर उनके निर्देश के कुछ करते नहीं हैं और ये दुलाल बरुआ जो एमएलए हैं, वे हड़ताली कर्मचारियों को भड़काने का काम करते हैं। तो होम मिनिस्टर को लगा कि अब ये दुलाल बरुआ मानेंगे नहीं, इनका क्या उपाय किया जाए। तो केपीएस गिल भरोसे के पदाधिकारी थे, ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी। तो होम मिनिस्टर ने केपीएस गिल को बुलाया, डीआईजी को बुलाया और कहा कि देखिए, यदि हम दुलाल बरुआ को आज रात किसी तरीके से नियंत्रित कर लें तो यह हड़ताल समाप्त हो सकती है। मैं वार्ता के अंतिम दौर में हूं, लेकिन यदि दुलाल बरुआ नियंत्रित न रहे, आजाद अधिक रहे, तो हड़ताल खत्म नहीं होगी। इसमें आपका सहयोग चाहिए। केपीएस गिल को तो पहले समझ में नहीं आया कि हम इसमें कैसे सहयोग करें। मेरे पास तो एक ही उपाय है कि यदि सरकार कहे तो मैं विधायक को उठाऊं और हवालात में डाल दूं, यदि कोई मुकदमा सरकार कराना चाहती है। लेकिन सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं थी। सरकार चाहती थी कि केपीएस गिल कोई दूसरी बंदोबस्त करे। तो केपीएस गिल के दिमाग में एक प्लान फौरी तौर पर आया और यह प्लान यदि आप जानेंगे, जिसे एग्जीक्यूट किया गया बाद में, तो आप दंग रह जाएंगे। केपीएस गिल की पहचान एक बहुत ही कड़क पुलिस पदाधिकारी की थी और वे कहीं पहुंच जाते तो वहां गिल 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 होता था। और जब केपीएस गिल डीआईजी बन गए थे तो उन्होंने यह फैसला किया था कि हम डीआईजी के रूप में एसपी का काम नहीं करेंगे। एसपी को पूरी आजादी देंगे कि वह अपने जिले की विधि व्यवस्था को ठीक से संचालित कर सके, कंट्रोल कर सके। जहां जरूरत होगी वहां सलाह देंगे, जहां गलती होगी वहां टोकेंगे। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि जब होम मिनिस्टर ने कहा और मेरे दिमाग में प्लान आया, तो मैं ऑफिस से निकला, सीएम सेक्रेटेरिएट से, होम मिनिस्टर के ऑफिस से, और मैंने कहा कि
मेरी गाड़ी, जो मेरा ड्राइवर चला रहा था पुलिस की गाड़ी, कि इसे ले चलो एमएलए हॉस्टल में, क्योंकि विधायक छात्रावास में ही, विधायक हॉस्टल में ही रहते थे दुलाल बरुआ एमएलए, जिन्हें आज रात नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था, एक घेरे में रखना था। तो केपीएस गिल कहते हैं कि कुछ ही देर में, शाम का वक्त था, वे पहुंच गए एमएलए हॉस्टल में और सीधे प्रवेश किए जहां दुलाल बरुआ रहते थे। उनके नौकर ने दरवाजा खोला। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, विधायक जी कहाँ हैं? तो उसने कहा, विधायक जी दूसरे कमरे में हैं। वह मुझे उनके कमरे तक ले गया। विधायक जी दुलाल बरुआ मुझे देखते ही दंग रह गए। उन्हें लगा कि कोई परेशानी आ गई है। वे तनाव में आ गए। वे उठ खड़े हुए और पूछा कि आपका इस वक्त यूं ही चले आना कैसे हुआ? वे परेशान थे कि मैं क्यों वहां पहुंच गया। तो केपीएस गिल ने कहा कि मैंने बहुत ही गर्मजोशी से कहा, कोई कारण नहीं है आपके यहां आने का, मैं इधर ही गश्ती कर रहा था, पेट्रोलिंग पर निकला था, तो मुझे लगा कि मैं आपसे मिलते चलूं। तो जब मैंने इस तरीके से कहा विधायक दुलाल बरुआ को, तो वे निश्चिंत हो गए थोड़े से। उन्हें लगा कि केपीएस गिल इस तरीके से मेरे पास आए हैं, इनका तो स्वागत करना चाहिए। तो मैंने विधायक दुलाल बरुआ को आगे कहा कि देखिए, मैं अभी तो बहुत वक्त आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं बस हाजिरी बजाने आ गया था, लेकिन आधे घंटे में मेरी गश्ती खत्म हो जाएगी, पेट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। मैं आधे घंटे के बाद आपके पास लौटता हूं और आपके साथ चाय पीता हूं। क्या आप मुझे चाय पिलाना चाहेंगे? तो दुलाल बरुआ ने कहा कि आपको चाय कौन नहीं पिलाना चाहेगा, आप आधे घंटे में लौट कर आइए, आप मेरे साथ चाय पिएंगे, आपके साथ चाय पीना मुझे अच्छा लगेगा। तो केपीएस गिल कहते हैं कि इसके बाद वे एमएलए हॉस्टल से निकल गए, लेकिन उनका कोई प्लान चाय पीने का तो था नहीं। उन्होंने तो बस इस बात को तय किया था कि आधे घंटे बाद दुलाल बरुआ उनका इंतजार करते रहें, क्योंकि उधर होम मिनिस्टर को हड़ताली कर्मचारियों से बात करनी थी। तो केपीएस गिल अपना संस्मरण सुनाते हैं कि जब वे पहली बार मिलकर निकले, यह कहकर कि आधे घंटे के बाद आते हैं, तो उन्होंने अपने किसी सबऑर्डिनेट्स को फोन किया। देखिए, बात गुवाहाटी की हो रही है और गुवाहाटी उन दिनों ड्राई सिटी थी, मतलब वहां शराब की बिक्री वर्जित थी, शराब पीना भी वर्जित था। फिर भी केपीएस गिल ने अपने एक सबऑर्डिनेट्स को कहा कि मेरे लिए एक व्हिस्की की बोतल की व्यवस्था करो। अब केपीएस गिल डीआईसी कह दें और व्हिस्की की बोतल की व्यवस्था न हो, यह कहां से संभव था? आप जानते हैं, चाहे आप जितना ड्राई स्टेट बना लीजिए, ड्राई सिटी बना लीजिए, आप बिहार का हाल देख रहे हैं इन दिनों में, आपको दारू तो मिल ही जाएगी। तो अब तो डीआईजी साहब ने कह दिया था, तो डीआईजी साहब के लिए उनके सबऑर्डिनेट्स ने व्हिस्की की बोतल का बंदोबस्त कर दिया। केपीएस गिल कहते हैं, मैं इस व्हिस्की की बोतल के साथ फिर से आधे घंटे बाद पहुंच गया एमएलए हॉस्टल। मुझे पता था कि दुलाल बरुआ दारू पीते हैं, मजे से पीते हैं, अच्छा पीते हैं, खूब पीते हैं। तो बात तो पहले से तय थी कि चाय पीने आएंगे। तो मैं जैसे ही, देखिए आजकल के पुलिस प्राधिकारी ऐसा नहीं कर सकते हैं, केपीएस गिल बिरले थे इसलिए इतना साहस कर लेते थे। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं पहुंचा तो फिर उनका जो नौकर था मुझे उनके कक्ष में ले गया। उन्होंने तुरंत चाय बनाने का, चाय लाने का ऑर्डर किया, लेकिन मैंने कहा चाय क्या पीना है, शाम का वक्त है, अब चाय पीने का कोई वक्त बचा है क्या? तो इसके साथ ही मैं जो साथ लेकर गया था व्हिस्की की बोतल मेज पर रख दी। विधायक जी देखकर दुलाल बरुआ प्रसन्न हो गए कि डीआईजी केपीएस गिल मेरे लिए व्हिस्की की बोतल लेकर आए हैं। और ड्राई सिटी में जब डीआईजी स्वयं बोतल लेकर आए हैं तो कौन पूछने वाला है, कौन छेड़ने वाला है? तो बोतल खुल गई। केपीएस गिल कहते हैं अपने संस्मरण में कि बोतल हमने ही खोली और मेरे दिमाग के भीतर तो एक प्लान था, मैं भी खूब पीता था, लेकिन उस दिन मैंने जब 2 गिलास में शराब परोसी तो अपने गिलास में शराब कम परोसी, मतलब अपना पेग छोटा बनाया और विधायक जी का पेग बड़ा बनाया। तो पेग पर पेग चलते रहे और जब बिल्कुल विधायक जी नशे की अवस्था में आ गए, सूद बूद खो दिए,
अब चूंकि डीआईजी साहब और विधायक जी बंद कमरे में शराब पी रहे थे, तो वहां उस कमरे में कोई दूसरा तो जा नहीं सकता था। तो विधायक जी सूद बूद खो बैठे, तो केपीएस गिल ने अपने प्लान को अंजाम दिया। केपीएस गिल अपने साथ सिर्फ व्हिस्की की बोतल ही लेकर नहीं गए थे, वे साथ में रस्सी और मुंह पर बांधने को टेप भी लेकर गए थे। तो विधायक दुलाल बरुआ नशे में आ गए, और जब नशे में वे होश खो चुके, तो केपीएस गिल ने उन्हें रस्सी से बांध दिया और मुंह पर टेप लगा दिया। इसके बाद केपीएस गिल बाहर निकले, नौकर मिला, तो केपीएस गिल ने कहा कि देखो विधायक जी सो रहे हैं, विधायक जी ने कहा है तुम्हें बताने को कि जब तक वे आवाज न दें, बाहर से उन्होंने कमरे को लॉक भी कर दिया, मतलब ताला नहीं लगाया, तो जब तक विधायक जी तुम्हें आवाज न दें या घंटी न बजाएं, तब तक तुम्हें उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करना है। तो यह कहकर वे वहां से चल पड़े। उधर जो होम मिनिस्टर थे हड़ताली कर्मचारियों से बातें कर रहे थे, और देखिए इस स्ट्रैटेजी ने काम दिया। दुलाल बरुआ बेहोश पड़े रहे और इधर हड़ताली कर्मियों की बातें सफल हो गई, मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही हड़ताल समाप्त हो गई। देखिए अब विधायक दुलाल बरुआ का होश तो तब आया जब सारा खेल खत्म हो चुका था। केपीएस गिल याद करते हैं, अगले दिन दुलाल बरुआ ने मुझसे कहा, मिस्टर गिल आपने मेरे साथ यह क्या किया। तो केपीएस गिल ने उन्हें बताया कि मुझे स्वयं याद नहीं है कि मैं रात में कितना पी लिया था, तो पीने की अवस्था में मुझसे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इसके लिए मैं स्वयं शर्मिंदा हूं। तो दुलाल बरुआ ने कहा कि जो कुछ हुआ हमने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, लेकिन आपने मेरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया। यदि मैं कल रात होश में होता तो इस तरीके से मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिल जाती, हड़ताल चलती रहती। हड़ताली कर्मचारी हमसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं तो होश में था ही नहीं। केपीएस गिल कहते हैं जो होना था वो हो गया, मुझे जो होम मिनिस्टर ने जिम्मेवारी दी थी उसे मैंने पूरा किया था। यह दूसरी बात है कि दुलाल बरुआ बाद में असम सरकार में मंत्री भी बने और मुझसे रिश्ते भी ठीक ठाक रहे। तो देखिए इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं स्वयं लोटपोट हो रहा था। केपीएस गिल और भी कुछ कहानियां सुनाते हैं। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए जब मैं डीआईजी बेस्ट ट्रेंस गुवाहाटी था 1975 के दौरान, तो उस वक्त पूरे देश में पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स में हड़ताल हो रही थी। अजीबोगरीब सूचनाएं आ रही थी, पुलिस हड़ताल पर जा रही है, सीआरपीएफ में हड़ताल हो गई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, सीआईएसएफ में हड़ताल हो गई थी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़ताल हो गई थी। तो सभी प्रदेशों की सरकार को लग रहा था कि उनके यहां भी पुलिस वाले देखा देखी हड़ताल पर जा सकते हैं। असम सरकार भी डरी सहमी हुई थी और असम सरकार उन मांगों को लगातार मानती चली जा रही थी जो पुलिसकर्मी बहुत पहले से मांग रहे थे। तो हड़ताल टालने का हर उपाय किया जा रहा था, लेकिन खतरा तो बना था। केपीएस गिल कहते हैं कि मैं अपने कार्यालय कक्ष में था, तभी हेडक्वार्टर से खबर मिली कि कामरूप पुलिस लाइन से एक प्रदर्शन निकल रहा है जिसमें पुलिस कर्मियों की औरत और बच्चे शामिल हैं। अब ये जो प्रदर्शन निकल रहा है जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हो गए हैं, बहुत ही खतरनाक है। यदि इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की गई तो असम में भी पुलिस हड़ताल हो जाएगी। केपीएस गिल कहते हैं हेडक्वार्टर ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मुझसे तुरंत संपर्क किया। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं स्वयं बात करता हूं। मैं कामरूप का एसपी रहा हूं बहुत लंबे समय तक, और मैं वहां के एक एक सिपाही को जानता हूं, उनके परिवार को जानता हूं। तो हड़ताल पर वे न जाएं, उनकी जो बातें हैं वे हम सुने, इसकी व्यवस्था हम तुरंत करते हैं। तो केपीएस गिल बताते हैं कि इसके बाद हमने अपने स्टाफ ऑफिसर को कहा कि कामरूप में जो पुलिस वालों के नेता हैं उनसे बात करो। तुरंत बातचीत की गई। तो मालूम यह हुआ कि जो ये सिपाहियों की पत्नियां और बच्चे बाहर निकले हैं,
वे आना चाहते हैं हेडक्वार्टर तक और मिलना चाहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, और कोई बात नहीं है। तो मैंने डीजीपी को कहा कि देखिए वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिल लेने में कोई परेशानी नहीं है, हड़ताल का उन्हें कोई इरादा नहीं है। तो डीजीपी इस बात के लिए तैयार हो गए। मैं भी हेडक्वार्टर पहुंच गया। केपीएस गिल याद करते हैं कि जब महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन लेकर पहुंचे डीजीपी हेडक्वार्टर, तो एक छोटा सा शिष्टमंडल तैयार किया गया और वह शिष्टमंडल पहुंचा डीजीपी से मिलने। तो डीजीपी से मिलने जो शिष्टमंडल पहुंचा, वहां तमाम दूसरे वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो इनके पास जो प्रदर्शनकारी थे, उनके पास एक मेमोरेंडम था। तो वह मेमोरेंडम सौंपा गया डीजीपी को। तो उस मेमोरेंडम को डीजीपी ने एक दूसरे डीआईजी को पढ़ने को कहा। देखिए, इस मेमोरेंडम में बहुत कुछ ऐसी मांगे नहीं थी जिसके कारण सरकार असहज हो सकती थी। इस मेमोरेंडम में असम सरकार के प्रति एक तरीके से थैंक्स ही था। कहा गया था कि अच्छी बात है कि आपने मेरी कई बातें मान ली हैं, लेकिन देखिए यह सच है कि मुझे और मेरे प्रदेश को केपीएस गिल जैसे बहुत सारे एसपी चाहिए। तो जब यह मेमोरेंडम में यह बात सामने आई तो डीजीपी भी छिप गए, दूसरे पुलिस पदाधिकारी भी केपीएस गिल की ओर देखने लगे। तो केपीएस गिल जैसे दूसरे एसपी क्यों चाहिए, ये कामरूप जिले के सिपाहियों की पत्नियां और बच्चे बता रहे थे। तो उनका कहना था कि जब तक केपीएस गिल कामरूप में एसपी रहे, छुट्टियां लेने में हमारे पति को कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी, कोई परेशान नहीं होना पड़ा। और इसका परिणाम यह रहा कि केपीएस गिल ने जब कोई ड्यूटी लगाई, हमारे पति ने बिना हिचक किया। फिर इसी तरीके से उन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग अलाउंस लेने में, यात्रा भत्ता प्राप्त करने में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता है। लेकिन जब केपीएस गिल थे तो यात्रा भत्ता के भुगतान में भी कोई रिश्वत नहीं देना पड़ता था। ठीक इसी प्रकार से भविष्य निधि में जो पैसे कटकर जमा होते हैं, उसका लोन प्राप्त करने में भी बहुत सारी परेशानी होती है, रिश्वत मांगी जाती है। केपीएस गिल ने इसे भी बंद करा दिया था। तो हमें केपीएस गिल जैसा ही पुलिस पदाधिकारी हर जिले में चाहिए। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी, हड़ताल का खतरा नहीं था। डीजीपी ने कहा कि ठीक है, आपने जो बात कही है इस पर हम गौर करते हैं और जो बेस्ट होगा वो हम करने की कोशिश करते हैं। ये वेलफेयर की बात है, सच की बात है। देखिए, केपीएस गिल एक और किस्सा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं डीआईजी था वहीं गुवाहाटी में, तो मैं एक दिन दौरे पर था, और जब दौरे पर था तो मुझे सूचना मिली कि सीएम सेक्रेटेरिएट में ही जो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कार्यालय है, सेक्रेटेरिएट है, उसमें आग लग गई है और बहुत सारी संचिकाएं जल गई है। तो पुलिस वहां तुरंत पहुंची, अग्निशमन दस्ता पहुंचा, आग पर काबू पा लिया गया। अब इस बात की पड़ताल होने लगी कि कौन कौन सी संचिकाएं जली, और इस बात की छानबीन की जाने लगी कि आग क्यों लगी, क्या किसी ने लगाई। तो वहां जो पहुंचने वाले पुलिस पदाधिकारी थे, उन सभी ने वहां सबसे पहले चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया और चौकीदार को लाकर हवालात में बंद कर दिया। केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैं वापस लौटा, मैं सीधे थाना गया जहां चौकीदार को बंद कर रखा गया था। मैंने पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की, घटना स्थल पर गया जहां आग लगी थी। मैंने हवालात में जाकर बंद चौकीदार से मुलाकात की, मैंने पूरी बातचीत की, मैंने सब कुछ जाना। जब आग लगी तुम कहां थे, उसके पहले कहां थे, आग लगने पर तुमने क्या किया, किसे सूचना दी, भागे या और वहां कौन कौन मौजूद था। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि देखिए, पूरी बातचीत के बाद ये जो चौकीदार हवालात में बंद था वह बहुत ही परेशान था, लगता था कि दम घुट जाएगा। पर मैं यह निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि इस आग लगी में जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में लगी है, इस चौकीदार का कोई भी कसूर नहीं है और इसे बेवजह हिरासत में लेकर गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई है। मतलब कुछ भी हो, चौकीदार को फंसा दो। लेकिन बात इतनी हो गई थी, मीडिया पर्सन्स जान गए थे और मुख्यमंत्री सचिवालय की बात थी, तो इसमें फैसला लेना, बड़ा फैसला लेना था। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं सीधे पहुंच गया मुख्यमंत्री से मिलने
और मैंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर को मैंने पूरा वाकया बताया, घटनाक्रम बताया और यह भी बताया कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण संचिका नहीं जली है जिससे यह पता चले कि यह आग जो है वह किसी साजिश के तहत लगाई गई है और जो चौकीदार गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। फिर इस तरीके से किसी बेकसूर को जेल भेज देना मुनासिब नहीं होगा। केपीएस गिल याद करते हैं कि मुख्यमंत्री मेरी बातों से सहमत हुए और कहा कि आपको मैं निर्देशित करता हूं कि यदि चौकीदार निर्दोष है तो उसे छोड़ दे। तो देखिए, केपीएस गिल की पर्सनैलिटी थी कि वे सीधे चीफ मिनिस्टर से एक डीआईजी होते हुए बात कर सकते थे और फैसला करा सकते थे। केपीएस गिल कहते हैं, देखिए, चुनौतियों से निपटने में मुझे कभी भी संकोच नहीं हुआ। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, प्रधानमंत्री नहीं रही, लेकिन देश की बड़ी नेतृत्व थी और केपीएस गिल को यह मानने में भी कभी संकोच नहीं रहा कि यह गलत है या सही है, लेकिन यह सच है कि नेहरू फैमिली के प्रति मेरा रिगार्ड्स बहुत ही अधिक था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी और इंदिरा गांधी असम की यात्रा पर आना चाहती थी। तो जैसे ही असम की यात्रा पर इंदिरा गांधी के आने का कार्यक्रम बनने लगा, असम सरकार और असम सरकार के जो पदाधिकारी थे उनके हाथ पैर फूल गए। लगा कि हालात नियंत्रित नहीं होंगे। चुनाव में पराजय के बाद भी इंदिरा गांधी को देखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, सुनने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। तो एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें यह फैसला लिया जाना था कि इंदिरा गांधी को असम आने की अनुमति दी जाए कि नहीं दी जाए। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि पहले सभी बड़े पदाधिकारी बोले और सभी की यह सहमति बनी कि आने की अनुमति परमिशंस नहीं देते हैं। तो मैंने पूछा, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम? इंदिरा गांधी आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो मैंने कहा कि इंदिरा गांधी को मेरे ही क्षेत्र में आना है, जिस क्षेत्र का मैं डीआईजी हूं, और मैं यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करता हूं कि इंदिरा गांधी यहां आएंगी, सुरक्षित आएंगी और सुरक्षित जाएंगी। इससे न तो इंदिरा गांधी की सेहत पर, न इंदिरा गांधी की सुरक्षा पर और न राज्य की विधि व्यवस्था पर कोई खतरा उत्पन्न होगा। यदि कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं जवाबदेह होऊंगा और दंड का भागी बनूंगा। तो जब केपीएस गिल ने हामी भर दी और केपीएस गिल इस बात के लिए तैयार हो गए कि हां, इंदिरा गांधी को आने की अनुमति दी जा सकती है, उनके कार्यक्रम को निर्धारित किया जा सकता है जैसा कांग्रेस पार्टी चाहती है, तो इसके बाद इंदिरा गांधी को आने की अनुमति मिली। तो केपीएस गिल कभी भी जोखिम उठाने में पीछे नहीं रहे। केपीएस गिल यह मानते थे कि यदि आप चुनौतियों से नहीं निपटेंगे, मैंने कल ही बताया था कि वे फ्रंट पर रहकर काम करने वाले पदाधिकारी थे। तो आज की कहानी इतनी ही। आपने समझा होगा कि केपीएस गिल की पर्सनैलिटी कैसी है, केपीएस गिल लड़े कैसे और भी पंजाब में, यह भी आपको हम बताने जा रहे हैं आगे के एपिसोड्स में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे। डायरी में कहानी नहीं मिलेगी तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर दे सकते हैं। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे केपीएस गिल श्रृंखला की अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।